नमस्कार। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल समिट 2025 में मध्य प्रदेश में जाकर इसका उद्घाटन किया। इसमें देखेंगे बहुत सारे ग्लोबली इन्वेस्टर होंगे जो मध्य प्रदेश में आएंगे और मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपको नज़र आ जाएंगे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए किस तरीके से ये इन्वेस्टर्स हॉल पूरा भरा हुआ आपको खचाखच दिखाई दे जाएगा। आइए माननीय मंत्रीगण, इस सभागार में मौजूद सभी विभिन्न राष्ट्रों के राजदूतगण, अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रीगण, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, विधायक, देश और विदेश से बड़ी संख्या में पधारे इस निवेश के महाकुंभ के अवसर पर सभी माननीय उद्योगपतिगण, मैं आज के इस अवसर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पधारे हुए सभी प्रमुख उद्योगपतियों, निवेश बंधुओं, यंग इन्वेस्टर और विभिन्न देशों के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है। इसका महत्व और इस नाते से भी बढ़ जाता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आमतौर पर भोपाल शब्द को जैसे ही ग्लोबल या गूगल पे हम सर्च करें तो तुरंत भोपाल करते ही भोपाल गैस त्रासदी के माध्यम से एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था। लेकिन आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। ये आशीर्वाद आपको हमेशा हमारे लिए, भोपाल के लिए अब हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर जब मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं तो वन संपदा, खनिज संपदा, जैव संपदा, जल संपदा से भरपूर मध्य प्रदेश में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानियों में से एक, राजा भोज की इस नगरी में, झीलों की इस नगरी में पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ने के संकल्प को धारण करके गठन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। आज जब हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो इसकी थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिसमें यह संदेश समाहित है, जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं। और यही हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। 1 वर्ष पूर्व निवेश और औद्योगिक विकास की इस यात्रा को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ किया। यह पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके अगले क्रम में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे संभाग केंद्र तो थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार जब हुई तो वास्तव में ये एक अलग प्रकार का हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण बना। इसी क्रम में हमने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को और सफल बनाने के लिए देश के अन्य राज्यों में, खासकर मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में इन्वेस्ट इन एमपी के अलग अलग प्रकार के रोड शो का आयोजन किए। न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके, जर्मनी और जापान में भी मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत करते हुए आपके नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम से विश्व के लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया, जिसका हमको प्रतिसाद बहुत अच्छे प्रकार से मिला है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों से लगातार सतत संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर हम आए हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। इन नीतियों से हमारा प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं को प्रदेश के विकास के मार्ग से जोड़कर बढ़ना है। हमने कई नए क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए सरल, निवेश अनुकूल और प्रासंगिक नीतियों का निर्माण किया है। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, सरलीकृत व्यापार एवं बाधारहित व्यवसाय हमारी उच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम पारित किया गया है, जिसके उद्देश्य जटिल एवं अप्रासंगिक प्रावधानों को कम करना, सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाना, शासन में पारदर्शिता लाना। मध्य प्रदेश निवेश के प्रयासों हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हम अलग अलग 6 विभागों में शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, खनिज, नवकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं एमएसएमई के अलग अलग प्रकार के समिट करने के भी योजना पे काम कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 4 मूलभूत आवश्यकता होती है: भूमि, जल, बिजली और कुशल कार्यबल। बाबा महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, भरपूर पानी है, विशाल लैंड बैंक है, कुशल मानव संसाधन है एवं यहाँ की कानून व्यवस्था भी अनुकूल है। इसके लिए इसके अतिरिक्त सर्वाधिक सरकार की प्रतिबद्धता, जो आपके आशीर्वाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार अपने सभी निवेशकों के लिए एक सरल, प्रभावी एवं त्वरित गति से चलने वाले वातावरण को उपलब्ध करा रही है। यही औद्योगिक विकास के लिए इकोसिस्टम का काम करेगा। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में मध्य प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में अपने प्रमुख स्थान पर है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने अधोसंरचना के विकास के अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। मेगा फुटवेयर क्लस्टर मुरैना, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण मोहासा बाबई, पीएम मित्र पार्क धार सहित कई बड़े प्रोजेक्टों पर लगातार हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क भारत सरकार के माध्यम से 900 एकड़ का पूरा हमारा डिवाइस पार्क, आज की स्थिति में हमको दोबारा इतनी लैंड एक्वायर करना पड़ रही है। यह आपकी दूरगामी नीतियों का परिणाम है कि मेडिकल डिवाइस पार्क में इतनी सफलता मिल रही है। इसी के साथ साथ 6 नए औद्योगिक विकास क्षेत्रों का भी हम नए प्रकार से संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। 13 नए औद्योगिक पार्क न केवल पूर्ण हो रहे हैं, बल्कि 20 और औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखी जाएगी। मैं आने वाले समय में हमारे सेमीकंडक्टर पार्क, नवीन आईटी पार्क इत्यादि के माध्यम से हमारे यहाँ पर न केवल आकर्षक रोजगार
बल्कि निवेश की भी बड़ी संभावनाओं के आधार पर आपके आशीर्वाद के साथ सरकार के कदम से कदम मिला के भारत सरकार के साथ चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्पर है। प्रदेश में पर्यटन की भी अपार संभावना है। यहां बाबा महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर न केवल ज्योतिर्लिंग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हुए ओरछा, दतिया, भोजपुर, भीमबेटका सहित ही हमारा वन्य जीव का भी इकोसिस्टम लगातार लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर रहा है। पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं तो न केवल फॉरेस्ट बल्कि मेडिकल टूरिज्म में भी हमारी हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से हम एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है, जिसके लिए हम अपनी सरकार के माध्यम से ये ध्येय वाक्य अतिथि देवो भव की इस भाव को चरितार्थ करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आप यहां विराजमान हैं तो न केवल हमारा विश्वास आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में जैसा कि हम सबका संकल्प है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए अतिथि है। सभी के लिए मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। इस अनंत संभावनाओं को विकास में फलीभूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता आपके नेतृत्व में दोहराने के लिए तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक नेतृत्व में मध्य प्रदेश सहित पूरा देश आर्थिक प्रगति के नए युग में प्रवेश कर रहा है। बड़ा उद्योगपति हो या छोटा व्यापारी, किसान हो या युवा, महिला हो या गरीब, सभी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास आधारित दृष्टिकोण समृद्धि के नए रास्ते खोल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता एवं महिलाओं को केंद्र में रखते हुए 4 मिशन आरंभ किए हैं। इनके अंतर्गत नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आउटकम केंद्रित लक्ष्यों पर भी कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के विकास को आशीर्वाद के आधार पर अग्रसर करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब नर्मदा से हम मालवा, निमाड़ और इत्यादि क्षेत्र को सरसब्ज कर रहे हैं, वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती कालेसिन चंबल लिंक योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश और पास के राज्यों को अलग से आशीर्वाद देकर के एक नई दिशा दिखाई है, जिसमें मध्य प्रदेश में 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी, 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र सिंचाई की उपलब्धता हासिल करेगा, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भी जल की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में भी सरप्लस स्टेट है। रीवा और ओंकारेश्वर के सौर ऊर्जा संयंत्र देश को रिन्यूएबल एनर्जी की नई दिशा दिखा रहे हैं। औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योग संरचना, शहरी विकास, हवाई सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, नेशनल हाईवे, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक और गुणवत्ता के साथ प्रगति हमने सुनिश्चित की है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित और औद्योगिक मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विचारों से योजना के साकार होने तक, कृषि से सेमीकंडक्टर तक, निर्माण से लेकर निर्यात तक, आईटी से लेकर फिल्म टूरिज्म तक मध्य प्रदेश एक बेहतर भविष्य को आकार दे रहा है। मध्य प्रदेश ने अपनी भौगोलिक स्थिति, संसाधनों और अधोसंरचना के माध्यम से निवेश अनुकूल वातावरण निर्मित किया है, जो देश की प्रगति में भूमिका निभाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। हमारे मध्य प्रदेश की विशेषता में यह है कि एक बार जो यहाँ आता है यहीं का आकर रह जाता है। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा परिवार है, आप मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश के विकसित करने के संकल्प में सहभागी बने। अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय
और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। साथियों, राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यहां इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशंस, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं
जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए
तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं, यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है। और हम यहीं नहीं रुके हैं। एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। साथियों, बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खासतौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। एनर्जी सेक्टर के इस बूम का भी एमपी को बहुत लाभ मिला है। आज एमपी पावर सरप्लस है। यहां करीब 31,000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े पार्क में से एक है। अभी कुछ दिन पहले ही ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शुरू हुआ है। सरकार द्वारा बिनाय रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये मध्य प्रदेश को पेट्रोकेमिकल्स का हब बनाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एमपी सरकार आधुनिक पॉलिसीज और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रही है। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। पीथमपुर, रतलाम और देवास में हजारों एकड़ के इन्वेस्टमेंट जोन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। यानी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए यहां बेहतर रिटर्न की अपार संभावनाएं हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं
कि औद्योगिक विकास के लिए वाटर सिक्योरिटी होना कितना जरूरी है। इसके लिए एक तरफ वाटर कंजर्वेशन पर बल दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिवर इंटरलिंकिंग का मेगा मिशन लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेती, यहां की इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। हाल में ही 45,000 करोड़ रुपए के केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे एमपी में वाटर मैनेजमेंट को भी नई ताकत मिलेगी। ऐसी सुविधाओं से फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होगा। साथियों, एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। टैक्स स्लैब्स को रिस्ट्रक्चर किया है। बजट के बाद आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई हैं। साथियों, बजट में लोकल सप्लाई चेन के निर्माण पर बल दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। एक समय था जब एमएसएमई के सामर्थ्य को पहले की सरकारों ने सीमित करके रखा था। इसके कारण भारत में लोकल सप्लाई चेन उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई। आज हम प्रायोरिटी के आधार पर एमएसएमई लेड लोकल सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए एमएसएमई की डेफिनेशन को और सुधारा गया है। एमएसएमईज को क्रेडिट लिंक इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। एक्सेस टू क्रेडिट आसान बनाया जा रहा है। वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट बढ़ाया जा गया है। साथियों, बीते एक दशक से नेशनल लेवल पर हम एक के बाद एक बड़े रिफॉर्म्स को गति दे रहे हैं। अब स्टेट और लोकल लेवल पर भी रिफॉर्म्स को एनकरेज किया जा रहा है।
मैं आपके बीच स्टेट डीरेगुलेशन कमीशन की चर्चा जरूर करना चाहता हूं, जिसके विषय में बजट में बात हुई है। हम राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। साथियों, बजट में ही हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई किया है। इंडस्ट्री के लिए जरूरी कई इनपुट्स पर रेट्स कम किए हैं। कस्टम केसेस की असेसमेंट के लिए भी एक टाइम लिमिट तय की जा रही है। इसके अलावा नए सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने का दौर भी जारी है। इस वर्ष हमने न्यूक्लियर एनर्जी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग, लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अनेक नए एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किए गए हैं। ये सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। मध्य प्रदेश मलबरी सिल्क, इसका भी देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट यहां के टेक्सटाइल को ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने में बहुत मदद करेगा। साथियों, भारत ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के अलावा नए एवेन्यूज भी खोज रहा है। एग्रो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल और जियो टेक्सटाइल, ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया है। इसे बजट में भी हमने प्रोत्साहन दिया है। आप सभी सरकार की पीएम मित्र स्कीम से भी परिचित है। देश में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही
7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। ये टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ को नई बुलंदी देने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषित पीएलआई स्कीम का भी जरूर फायदा उठाएं। साथियों, टेक्सटाइल की तरह ही भारत अपने टूरिज्म सेक्टर में भी नए आयाम जोड़ रहा है। कभी एमपी टूरिज्म का एक कैंपेन होता था, एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। जहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। वैसा साथियों, आप यहां आए हैं तो उज्जैन में महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा और देश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे एक्सपांड कर रहा है, इसका अनुभव भी मिलेगा। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। एक बार फिर